दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर कंपनियों की बात हो तो आज के समय में हमारे दिमाग में एप्पल, अमेज़न और गूगल का नाम आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतिहास में ऐसी एक कंपनी थी जिसने आधुनिक व्यापार के नियमों को ही बदल दिया? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की। आज हम जानेंगे कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार से शुरू होकर भारत पर शासन किया और दुनिया की सबसे ताकतवर मोनोपोली बन गई। 31 दिसंबर 1600 को रानी एलिजाबेथ प्रथम ने लंदन के व्यापारियों को एक चार्टर दिया जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार व्यापार के अधिकार प्रदान किए। ये कंपनी भारत, चीन, फारस और इंडोनेशिया जैसे देशों से मसाले, कपड़े और चाय का व्यापार करने लगी। इस कंपनी के व्यापार ने इंग्लैंड को सस्ती चाय, सूती कपड़े और मसालों से भर दिया और इसके लंदन के निवेशकों को 30% तक का भारी रिटर्न दिया। लेकिन व्यापार करना आसान नहीं था। समुद्री यात्राएं खतरनाक थी और कंपनी के कर्मचारियों के लिए मृत्यु दर 30% तक थी। इसके बावजूद ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापारिक दुनिया में नई मिसालें कायम की। ये यूनिवर्सिटी की समाजशास्त्र प्रोफेसर और बिटवीन मोनोपोली एंड फ्री ट्रेड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की लेखिका एमिली एरिक्सन कहती है, अपने शिखर पर ईस्ट इंडिया कंपनी अपने प्रकार की सबसे बड़ी कंपनी थी। ये कई देशों से भी बड़ी थी। ये भारत के बड़े हिस्सों का प्रभावी रूप से शासक बन गई थी, जो उस समय दुनिया की सबसे उत्पादक अर्थव्यवस्थाओं में से एक थी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पहुंची तो उसने यहाँ के स्थानीय राजाओं और शासकों से व्यापारिक सौदे करना शुरू किया। मुगल साम्राज्य के समय भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। बंगाल, मद्रास और बंबई जैसे तटीय इलाकों में कंपनी ने अपनी व्यापारिक चौकियां बनाई। लेकिन व्यापार के साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी राजनीति में भी दखल देने लगी। रिश्वत, धोखाधड़ी और स्थानीय सत्ता का फायदा उठाकर कंपनी ने धीरे धीरे भारत के बड़े हिस्सों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। 18वीं सदी के अंत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक नियंत्रण कमजोर पड़ने लगा तो उसने साम्राज्य निर्माण में अपनी भूमिका तलाश ली। एक समय पर इस विशाल कंपनी के पास 2,60,000 सैनिकों की निजी सेना थी, जो ब्रिटिश सेना से दोगुनी बड़ी थी। इतनी बड़ी ताकत प्रतियोगिता को डराने, क्षेत्र पर कब्जा करने और भारतीय शासकों को ऐसे अनुबंधों में फंसाने के लिए पर्याप्त थी। आधुनिक कॉरपोरेशन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी ने लोकप्रिय बनाया। उदाहरण के लिए, ये उस समय की सबसे बड़ी और सबसे लंबे समय तक चलने वाली जॉइंट स्टॉक कंपनी थी, जिसका मतलब है कि इसने जनता को शेयर बेचकर पूंजी जुटाई और संगठित की। इसे एक अध्यक्ष द्वारा संचालित किया जाता था, लेकिन इसमें एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल या बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स भी होता था। हालांकि आज के शांतिपूर्ण कॉर्पोरेट बोर्ड मीटिंग्स के विपरीत ईस्ट इंडिया कंपनी की मीटिंग्स बेहद जोरदार और हंगामेदार होती थी, जिनमें सैकड़ों शेयरधारक भाग लेते थे। और हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर इसे भारत में एक नाममात्र का एकाधिकार प्रदान करता था, कंपनी ने अपने कर्मचारियों को निजी व्यापार करने की अनुमति भी दी। शुरू में कंपनी के पास अपने कर्मचारियों को इस खतरनाक काम के लिए पर्याप्त वेतन देने का साधन नहीं था, इसलिए उसने अन्य प्रोत्साहन दिए। ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले इंग्लैंड में ज्यादातर कपड़े ऊन से बनाए जाते थे और उनका उद्देश्य फैशन नहीं बल्कि टिकाऊपन होता था। लेकिन ये सब तब बदलने लगा जब ब्रिटिश बाजारों में भारत से सस्ते और खूबसूरती से बुने हुए सूती कपड़े आने लगे। भारत के हर क्षेत्र में अलग अलग रंगों और डिजाइनों में कपड़े बनाए जाते थे। जब भी कोई नया पैटर्न इंग्लैंड पहुंचता तो वो लंदन की सड़कों पर अचानक से बहुत लोकप्रिय हो जाता। ये पहली बार था जब सही स्टाइल का मतलब समझा गया। कई इतिहासकार मानते हैं कि यही इंग्लैंड में उपभोक्ता संस्कृति की शुरुआत है। सूती कपड़े लाने के बाद इसने लोकप्रियता में एक नई अस्थिरता को जन्म दिया। जब ब्रिटिश और अन्य यूरोपीय व्यापारी भारत पहुंचे तो उन्हें स्थानीय शासकों और राजाओं, जिनमें शक्तिशाली मुगल साम्राज्य भी शामिल था, का समर्थन हासिल करना पड़ा। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी तकनीकी रूप से एक निजी व्यापारिक उपक्रम थी, लेकिन इसके शाही चार्टर और युद्ध के लिए तैयार कर्मचारियों ने इसे राजनीतिक ताकत दी। भारतीय शासक स्थानीय कंपनी अधिकारियों को अपने दरबार में बुलाते, उनसे रिश्वत लेते और कभी कभी फ्रेंच या डच व्यापारिक कंपनियों के खिलाफ क्षेत्रीय युद्धों में कंपनी की ताकत का इस्तेमाल करते थे। मुगल साम्राज्य ने अपनी शक्ति भारत के अंदरूनी हिस्सों में केंद्रित रखी, जिससे तटीय शहर विदेशी प्रभाव के लिए अधिक खुले रहे। शुरुआत से ही ईस्ट इंडिया कंपनी को पूंजी की इतनी जरूरत इसीलिए थी ताकि वो बंबई, मद्रास और कलकत्ता जैसे बंदरगाह शहरों में मजबूत व्यापारिक चौकियां बना सके।
जब 18वीं सदी में मुगल साम्राज्य का पतन हुआ तो अंदरूनी इलाकों में युद्ध छिड़ गया, जिससे अधिक भारतीय व्यापारी कंपनी द्वारा शासित इन तटीय मिनी किंगडम्स की ओर चले गए। समस्या ये थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी इन क्षेत्रों पर कैसे शासन करेगी और किस सिद्धांत के आधार पर। ज्यादातर मामलों में इसका उत्तर था ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थानीय शाखा अधिकारी। कंपनी का लंदन कार्यालय भारतीय राजनीति में रुचि नहीं लेता था। रॉय कहते हैं कि जब तक व्यापार चलता रहा, बोर्ड खुश था और हस्तक्षेप नहीं करता था। चूंकि लंदन और शाखा कार्यालयों के बीच बहुत कम संपर्क था, एक पत्र भेजने और उसका जवाब आने में 3 महीने लगते थे। ये स्थानीय शाखा अधिकारी पर निर्भर था कि वो बंबई, मद्रास और कलकत्ता जैसे कंपनी शहरों के लिए कानून बनाए, स्थानीय पुलिस बल और न्याय प्रणाली स्थापित करे। ये ऐसा ही था जैसे एक्सॉन मोबिल मैक्सिको के तटीय क्षेत्र में तेल की खुदाई करे, निजी सशस्त्र गार्ड का उपयोग करके किसी बड़े मैक्सिकन शहर पर कब्जा कर ले और फिर एक कॉर्पोरेट मैनेजर को उस शहर का मेयर, जज और जल्लाद बना दे। 1757 में हुए प्लासी के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का एक मुनाफा कमाने वाली व्यापारिक कंपनी से एक पूर्ण साम्राज्य में बदलने का बड़ा मोड़ आया। इस युद्ध में बंगाल के नवाब की 50,000 भारतीय सैनिकों की सेना का सामना केवल 3,000 कंपनी सैनिकों से हुआ। नवाब ईस्ट इंडिया कंपनी से नाराज था क्योंकि कंपनी ने करों को चुकाने से बचने की कोशिश की थी। लेकिन नवाब को यह नहीं पता था कि बंगाल में कंपनी के सैन्य नेता रॉबर्ट क्लाइव ने भारतीय बैंकर्स के साथ एक गुप्त समझौता कर लिया था, जिससे भारतीय सेना के अधिकांश सैनिकों ने प्लासी में लड़ने से इनकार कर दिया। क्लाइव की जीत ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में व्यापक कराधान अधिकार दे दिए, जो उस समय भारत के सबसे समृद्ध प्रांतों में से एक था। क्लाइव ने नवाब के खजाने को लूटा और उसे लंदन भेज दिया, जिसमें से काफी हिस्सा उसने अपने लिए भी रखा। एमिली एरिक्सन का मानना है कि बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की ये कार्रवाई इसके कॉर्पोरेट मिशन में एक बड़ा बदलाव था। इसने कंपनी के व्यापार मॉडल को पूरी तरह बदल दिया, जो पहले केवल लाभदायक व्यापार पर केंद्रित था, लेकिन अब ये कर संग्रहण पर केंद्रित हो गया। एरिक्सन कहती है, मेरे विचार से यही वो समय था जब कंपनी एक बहुत ही विनाशकारी संस्था बन गई। 1784 में ब्रिटिश संसद ने प्रधानमंत्री विलियम पिट का इंडिया एक्ट पास किया, जिसने औपचारिक रूप से ब्रिटिश सरकार को भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की भूमि पर शासन करने में शामिल कर दिया। जब ये अधिनियम लागू हुआ तो कंपनी भारत में एक महत्वपूर्ण व्यापारिक या शासक शक्ति के रूप में समाप्त हो गई। तीर्थंकर रॉय कहते हैं, इसके बाद सही मायनों में ब्रिटिश साम्राज्य ने अपना नियंत्रण स्थापित किया। ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियां सिर्फ भारत तक सीमित नहीं थी। अपने सबसे काले अध्यायों में से एक में कंपनी ने चीन में अफीम की तस्करी की, जिसके बदले में उसने चीन के सबसे मूल्यवान व्यापारिक उत्पाद चाय को प्राप्त किया। चीन केवल चांदी के बदले चाय का व्यापार करता था, लेकिन इंग्लैंड में चांदी की कमी थी। इसलिए कंपनी ने चीन के अफीम प्रतिबंध को नजरअंदाज करते हुए भारतीय अफीम उत्पादकों और तस्करों के काले बाजार का सहारा लिया। जैसे जैसे चाय लंदन में बहने लगी, कंपनी के निवेशक अमीर होते गए, जबकि लाखों चीनी पुरुष अफीम के अड्डों में अपनी जिंदगी बर्बाद कर बैठे। जब चीन ने अफीम व्यापार पर सख्ती की तो ब्रिटिश सरकार ने युद्धपोत भेजे, जिससे 1840 का अफीम युद्ध छिड़ गया। इस अपमानजनक युद्ध में चीन की हार ने ब्रिटिशों को हांगकांग पर नियंत्रण दे दिया, लेकिन इस संघर्ष ने ईस्ट इंडिया कंपनी के मुनाफे के नाम पर किए गए घिनौने कामों पर और अधिक प्रकाश डाला। 19वीं सदी के मध्य तक संसद में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार के खिलाफ विरोध चरम पर पहुंच गया था, जिसे एडम स्मिथ के मुक्त बाजार के तर्कों ने और भड़काया। अंततः 1870 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी का पतन नैतिक आक्रोश के कारण नहीं हुआ, हालांकि कंपनी में भ्रष्टाचार की भरमार थी, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि अंग्रेज राजनेता और व्यापारी ये समझ गए कि वे उन भागीदारों के साथ व्यापार करके अधिक पैसा कमा सकते हैं जो मजबूत आर्थिक स्थिति में थे, न कि एक कॉर्पोरेट राज्य के अधीन कैद ग्राहकों से। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी को एक सदी से भी ज्यादा समय पहले भंग कर दिया गया था, लेकिन एक निर्दयी कॉर्पोरेट अग्रणी के रूप में इसका प्रभाव आज भी वैश्विक अर्थव्यवस्था में व्यापार करने के तरीके को आकार देता है। ग्लोबल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को समझना मुश्किल है जब तक कि आप कंपनी की भूमिका को न समझें। मुझे नहीं लगता कि हमारे पास आज का वैश्विक पूंजीवादी आर्थिक तंत्र होता अगर इंग्लैंड इस समय इतिहास में इतनी अनूठी ताकत न बन गया होता। उन्होंने एक आधुनिक औद्योगिक शक्ति में बदलाव किया और उत्पादन और शासन के अपने दृष्टिकोण को दुनिया के बाकी हिस्सों, जिसमें उत्तरी अमेरिका भी शामिल है, तक निर्यात किया। ये आधुनिक उदार वैश्विक राजनीतिक व्यवस्था की नींव है। ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी व्यापार,
राजनीति और शक्ति के संगम की कहानी है। यह हमें सिखाती है कि कैसे लालच और सत्ता एक वैश्विक बदलाव ला सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।